बदलापुर की करेंगे। बदलापुर के एक स्कूल में मासूम बच्चियों के साथ शोषण करने का आरोपी अक्षय शिंदे पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है। सामने आया है कि आरोपी अक्षय शिंदे ने पुलिस की गाड़ी में पुलिस की रिवॉल्वर छीनकर पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी थी। आरोपी ने पुलिस टीम पर कई राउंड फायरिंग की थी, जिसमें पुलिस अधिकारी भी घायल हुए थे। पुलिस ने बताया कि यह घटना उस वक्त हुई जब पुलिस टीम अक्षय को तलोजा जेल से अपने साथ ले जा रही थी, लेकिन इस दौरान उसने फायरिंग कर डाली, जिसमें पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वो खुद भी मारा गया। देखिए, वैसे तो इस खबर के पक्ष पर अगर नजर डाले तो पता चलता है कि बदलापुर एनकाउंटर के पीछे इंसाफ की भी कहानी है। कुछ लोग इसे जस्टिफाई कर रहे हैं तो कुछ महाराष्ट्र सरकार पर जमकर सियासी तीर भी छोड़ रहे हैं। आइए सबसे पहले आपको इस खबर का पक्ष बताते हैं, शिवम बताएंगे। आप खबर का पक्ष जानें उससे पहले ये जान लेना भी जरूरी है कि खबर की टाइमलाइन क्या कहती है, कब ये वारदात हुई थी, मासूम बच्चियों के साथ हैवानियत के बाद आरोपी का एनकाउंटर। सब कुछ समझाने के लिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको अब डिटेल देने जा रहे हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, कि ग्राफिक्स के माध्यम से आप समझ पाएं कि बदलापुर कांड की टाइमलाइन क्या है। तो 12 से 13 अगस्त को स्कूल में बच्चियों से ये दरिंदगी हुई थी। टाइमलाइन बता रहे हैं आपको। 4 साल की 2 बच्चियों से दरिंदगी हुई थी और उसी का ये एक्शन है। स्कूल के वॉशरूम में यौन उत्पीड़न किया गया था, ये आप ग्राफिक्स के माध्यम से जानिए। आरोपी सफाई कर्मचारी का नाम अक्षय शिंदे है। 14 अगस्त को पुलिस को शिकायत दी गई थी और पुलिस ने शिकायत पर तुरंत एक्शन नहीं लिया, ये भी आपको बता दें। 17 अगस्त को आरोपी को गिरफ्तार किया गया था और फिर आगे क्या हुआ, यानी कि 20 अगस्त को लोग सड़कों पर उतरे और उनके द्वारा प्रदर्शन किया गया था और 20 अगस्त को ही 4 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया था। 4 पुलिस वाले सस्पेंड किए गए और फिर और आगे बढ़ते हैं तो 23 सितंबर पे आएंगे तो उस दिन बदलापुर रेप कांड का आरोपी मारा जा चुका है। तो अब ये तो आपने देखा कि कैसे इस मामले में अब तक क्या कुछ अपडेट सामने आया है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि इस मामले पर हो रही सियासत के बीच सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने क्या कुछ कहा है। जो उसके ऊपर उसकी पहली पत्नी जो थी उसने गुनाह रजिस्टर किया था लैंगिक अत्याचार का, और इसकी वजह से उसको तपास के लिए ला रहे थे और उस दरमियान उसने एपीआई नीलेश मोरे इसके ऊपर फायरिंग की। नीलेश मोरे जख्मी है, घायल है और इसीलिए पुलिस ने खुद के बचाव के लिए ये कार्यवाही की है। देखिए, अपोजिशन हर तरीके से हर चीज़ पर सवाल उठाता है और यही अपोजिशन है जो बार बार बोलता था फांसी दे दीजिए। अब वही अपोजिशन जब पुलिस के ऊपर गोली चलाई जाती है तो पुलिस अपना रक्षण करेगी या नहीं करेगी। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर इस प्रकार से विवाद करना बहुत गलत बात है। तो आइए इस खबर के विपक्ष पे नजर डालते हैं, जहां कुछ लोग इस एनकाउंटर को जस्टिफाई कर रहे हैं तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि एनकाउंटर पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। आरोपी की मौत पर आंसू बहाने वाली गैंग फिर से एक्टिव हो गई है। माना जा रहा है कि कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है मामला। लगातार आरोपी के साथ हमदर्दी क्यों है, यह भी एक बड़ा सवाल है। और एक सवाल तो ये भी सबसे बड़ा है कि हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हिंदुस्तान जैसा देश, जहां एक तरफ बेटियों को देवी के स्वरूप में माना जाता है, वहीं इस घिनौनी वारदात के लिए आखिर जगह क्यों दी जा रही है। यकीन मानिए, हमारे देश में अगर हम रेप का मीटर देखने की कोशिश करेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे जो आंकड़े निकल कर आएंगे। एनकाउंटर पर सवाल खड़े करने वालों से पहले आपको दिखाते हैं कि इंडिया में पिछले कुछ सालों में रेप की जो वारदातें सामने आई हैं वो किस हद तक उनमें बढ़ोतरी हुई है और अब तक कितनों को फांसी हुई है। आइए कुछ ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं। जो महिलाओं के खिलाफ अपराध का ग्राफ बढ़ा है उनमें किस तरह की वृद्धि हुई है। हर साल 30,000 से ज्यादा रेप के मामले दर्ज होते हैं। साल 2012 से लेकर 2022 तक यानी 10 साल में 1.3 लाख से ज्यादा मामले सामने आए। फांसी की सजा सिर्फ 5 आरोपियों को हुई। धनंजय चटर्जी को 2004 में फांसी की सजा मिली थी। 90 के दशक के रेप कांड का आरोपी था धनंजय।
निर्भया के 4 दोषियों को 2020 में फांसी मिली है। तो आपने देखा कि समय किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर जो हमारा कानून काम करता है उसमें कितना लंबा समय पूरी प्रोसेस होती है। तो एक तरफ तो हमारे देश में बेटियों के साथ बेरहमी से अपराध हो रहे हैं, तो लोग हैं कि दूसरी तरफ सियासत के नशे में इतने चूर हैं कि राज्य सरकार का विरोध करते करते वो इंसाफ को भी दरकिनार कर देते हैं। अब क्या कुछ बयानबाजी हो रही है, आइए सुनवाते हैं। नराधम ने 2 नन्ही मुन्नी बच्चियों के साथ यौन शोषण किया था, उसका एनकाउंटर एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिन लोगों को इस एनकाउंटर के ऊपर सवाल उठाना है और जिनके दिल में ऐसे बलात्कारी के लिए प्रेम प्रकट हो रहा है, उनसे मेरा सवाल ये है कि वो बलात्कारी के साथ खड़े हैं या महाराष्ट्र पुलिस के साथ। बदलापुर की घटना में जो पीड़ित बच्चियों के ऊपर जो अत्याचार हुआ था, उस आधार पर जनता ने उठाव किया और उसमें जो आरोपी पकड़ा गया था उसने जो खुदकुशी की या इस तरह की बातें सामने आ रही है। तो हमारी मांग है कि जो संचालक मंडल जो स्कूल का आरएसएस और बीजेपी का था, उनको बचाने के लिए इस तरह की घटना। अब बात तो उस खबर की करते हैं जिसके तार विदेशी धरती से जुड़े हैं, लेकिन उसका असर पूरी दुनिया में देखा जा सकता है। दरअसल इजरायली डिफेंस फोर्स यानी कि आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के 1600 टारगेट को निशाना बनाते हुए लेबनान में एयर स्ट्राइक की है। इनमें 10,000 रॉकेट्स बर्बाद करने का दावा किया गया है। वहीं लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा है कि इस हमले में अब तक 492 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 58 महिलाएं और 35 बच्चे हैं। बता दें 1645 लोग घायल हुए हैं। लेबनान पर इजराइल पूरी तरह से अटैकिंग मोड में नजर आ रहा है। आपको यह भी बता दें साल 2006 में इजराइल लेबनान जंग के बाद लेबनान पर हुआ ये अब तक का सबसे बड़ा हमला है। साल 2006 में महीने भर चली लड़ाई में लेबनान के 1000 लोग मारे गए थे। फिलहाल लेबनान में 25 सितंबर तक के लिए स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। आइए अब इस खबर का पक्ष समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लेबनान पर हुए हमलों को लेकर जो भी आरोप अभी इजराइल पर लग रहे हैं उनको गंभीरता से समझ लेना बेहद जरूरी है। जहां लेबनान पर हुए इस हमले की चर्चा है, हर तरफ तबाही के निशान साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। इजराइल पर इस गंभीर अटैक के तमाम आरोप लगे हैं, तो उससे पहले जान लेना जरूरी है कि लेबनान पर हुए हमले की इंटेंसिटी कितनी ज्यादा डार्क है। तो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाएंगे कि इंटेंसिटी कितनी डार्क है, ताकि आप इसको बेहतर ढंग से स्टेप बाय स्टेप समझ पाएं। लीजिए आपके टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के माध्यम से 34 साल बाद सबसे बड़ा हमला। ये 1990 के बाद सबसे ज्यादा तबाही मचाने वाला हमला था, जहां पर 1600 ठिकानों पर भीषण बमबारी हुई है। 300 से ज्यादा मिसाइलों का यहां पर इस्तेमाल हुआ है, घातक मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ है। 492 से ज्यादा लोगों की मृत्यु, उनकी मौत हो चुकी है, तो 1600 से ज्यादा लोग यहां पर घायल भी हो चुके हैं। तो ग्राफिक्स के माध्यम से आपने जाना कि क्या हो रहा है लेबनान में और हमला कितना बड़ा था। 34 साल बाद ये सबसे बड़ा हमला। अभी हमने आपको इस पूरे हमले के बारे में विस्तार से बताया, तो अब हम आपको यह भी बता दें कि इजराइल बार बार लेबनान पर जो हमले कर रहा है उसके पीछे की मंशा क्या है। इसके लिए भी आपके लिए ग्राफिक्स तैयार हैं। इजराइल चाहता क्या है? इजराइल चाहता यह है हिजबुल्लाह को लेबनान से बाहर जाना होगा, यानी हिजबुल्लाह जो आतंकी संगठन है उसको लेबनान से खदेड़ने की मंशा इजराइल की है। लेबनान से फुल स्केल वॉर नहीं चाहता है इजराइल, ये भी देखिए। हमले का हमारे पास कोई और विकल्प नहीं, ये भी इजराइल कहता है। आत्मरक्षा में कोई भी कदम उठाने को तैयार हैं, और जब तक लेबनान में हिजबुल्लाह तब तक ये जंग जो है, ये जो युद्ध है वो जारी रहेगा। तो हमने आपको दिखाया कि कैसे इस पूरे मामले के पीछे इजराइल की क्या मंशा है। अब आइए इस खबर का विपक्ष भी हम आपको दिखा देते हैं, वो बताएंगे विकास। थैंक यू शिवम। आइए विपक्ष पर नजर डालते हैं। तो जहां तक विपक्ष की बात हो रही है, तो हिजबुल्लाह का लेबनान में प्रेजेंट होना ही इजराइल को टीज कर रहा है। कुछ ऐसे आंतरिक मुद्दे हैं जिसे लेकर इजराइल कॉन्शियस नजर आता है और उसी के बेसिस पर इन अटैक्स को अंजाम दिया जा रहा है।
लेकिन दर्दनाक बात तो यह है कि इन हमलों में बड़ी संख्या में लोगों की जान जा रही है। मगर हिजबुल्लाह एक आतंकी संगठन है जिसका लेबनान से जाना ही बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ऐसा इजराइल का कहना है। आइए ऐसे में समझते हैं कि इन हमलों के पीछे इजराइल का एजेंडा क्या कुछ है। ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर दिखाते हैं, जहां तबाही के पीछे जो इजराइल का एजेंडा है वो आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं, ताकि रॉकेट हमलों पर लगाम लग सके। ये बड़ा एजेंडा है ताकि उत्तरी सीमा की सुरक्षा हो सके, आतंकी नसरल्लाह का खात्मा किया जा सके। ये भी एक बड़ा टारगेट है। हमास का सपोर्ट रोकने की कोशिश है, उसको ध्वस्त करने की कोशिश है। बिना किसी दखल के ऑपरेशन गाजा को अंजाम दिया जाना भी इसका एक मकसद है। अब इस बात पर हमने फोकस कर ली की कोशिश तो की है कि क्या कुछ बड़े कारण रहे हैं, लेकिन यह भी आपको बताते हैं कि इजराइल ने सबसे ज्यादा लपेटे में हिजबुल्लाह को क्यों रखा है, क्यों उस पर टारगेट किया जा रहा है, इसके पीछे की कहानी क्या है, वो भी ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि इजराइल के टारगेट पर लेबनान आखिर क्यों है। हिजबुल्लाह की मदद पर हमास की निर्भरता है, डिपेंडेंसी है। हिजबुल्लाह के जरिए पहुंचते हैं ईरानी हथियार, जिसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है वहां एक महत्वपूर्ण भूमिका में वहां इजराइल निभाता है। इजराइल के खिलाफ जंगी रणनीति का ठिकाना भी है। हिजबुल्लाह के हमले हमास के लिए कवर, हमास को संरक्षण देने की कोशिश हिजबुल्लाह भी अपनी तरफ से करता है। तो इतने दिनों से जारी इस जंग के पीछे इजराइल का पूरे क्षेत्र में दबदबा करना और हमास को पछाड़ना एक मकसद है, और टेरर भी बताना कि जो वर्चस्व की लड़ाई है वो भी है, लेकिन उस बीच में जो लोग पिस रहे हैं, इंसान की जो कीमत है वहां आज ना के बराबर नजर आ रही है। ये एक बड़े सवाल खड़ी करती है।